आइए शुरू करते हैं न्यूज पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिसका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीर सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। गौतम अडानी के मुद्दे पर संसद परिसर में कांग्रेस के सांसदों ने अनूठे अंदाज में प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी सांसद मोदी अडानी एक है नारे लिखी जैकेट पहने नजर आए। इस प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनकी बहन और सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। अडानी समूह पर अमेरिकी अभियोजकों ने रिश्वतखोरी के आरोप लगाए हैं, जिसे लेकर कांग्रेस सरकार से जांच की मांग कर रही है। आज एक बार फिर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि मोदी अडानी मामले की जांच नहीं कराएंगे क्योंकि दोनों एक ही हैं। मोदी और अडानी एक है, दो नहीं है, एक है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में श्रद्धालुओं को लड्डू बांटते नजर आ रहे हैं। दरअसल वो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह के लिए मुंबई पहुंचे थे। इससे पहले उन्होंने सिद्धिविनायक मंदिर जाकर भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया और श्रद्धालुओं में प्रसाद बांटा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक पिता की खूब चर्चा हो रही है, जिन्होंने अपनी नवजात बच्ची के इलाज के लिए नियोनेटल एम्बुलेंस नहीं मिली तो खुद ही पोर्टेबल इंक्यूबेटर बना दिया, जो अब पहाड़ के लोगों की मुश्किलें आसान करेगा। दरअसल आईआईटी मंडी के एक सहायक प्रोफेसर डॉक्टर गजेंद्र सिंह ने एक पोर्टेबल नियोनेटल एम्बुलेंस बनाया है, जो जल्दी ही बाजार में भी मिलने लगेगा, वो भी बेहद कम कीमत में। प्रोफेसर गजेंद्र सिंह के मुताबिक 1.5 साल पहले जन्म के साथ ही उनकी नवजात बेटी को इन्फेक्शन हो गया था, जिसके इलाज के लिए उसे चंडीगढ़ रेफर किया गया था, लेकिन मंडी में नियोनेटल एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिली। उन्होंने तभी ठान लिया था कि वो एक दिन ऐसा उपकरण बनाएंगे कि पहाड़ के गांव में रहने वाली सभी माता पिता की मुश्किल आसान हो जाए। मुंबई में बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस को भव्य बनाने की तैयारी है। इस मौके पर शुक्रवार को दादर के चैत्य भूमि में एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की गोल्ड के डस्ट से पेंटिंग बनाई जाएगी। ये पेंटिंग करीब 7 फीट ऊंची, 5 फीट चौड़ी होगी। इस पेंटिंग को वहां मौजूद लाखों लोग लाइव देख सकेंगे। साथ ही इस एग्जीबिशन में अम्बेडकर की चित्र वाली सोने की ईंट भी रखी जाएगी। रोबोटिक हथनी एली जयपुर पहुंची। यहाँ स्कूली बच्चों के साथ मिलकर उसने उन्हें जानवरों के प्रति दयालु रहने का संदेश भी दिया। इस मौके पर बच्चे एली से मिलकर बेहद खुश नजर आए। दरअसल एली 12 साल की एक ऐसी रोबोटिक हथनी है जिसे खास मकसद से तैयार किया गया है। ये खेल खेल में स्कूली बच्चों में जानवरों के प्रति सहानुभूति की भावना जगाती है। बच्चे भी इससे मिलकर खुश होते हैं क्योंकि ये बिल्कुल असली हाथी की तरह सूंड भी उठाती है, कान भी फड़फड़ाती है और आँख भी चपकाती है। और तो और एली बोलती भी है। एली को एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने आवाज दी है। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की मच अवेटेड फिल्म आज पर्दे पर रिलीज हो गई। पहले ही दिन उनके फैंस में फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज दिखा। हैदराबाद में भी थिएटर के बाहर उनके फैंस पुष्पा के अलग अलग गेटअप में फिल्म देखने पहुंचे थे। पुष्पा नाम छोटा है लेकिन साउंड बहुत बड़ा। पुष्पा इज नॉट ए फायर नहीं, इट्स ए वाइल्ड फायर। पुष्पा तो हाईलाइट है। ऑलरेडी रात में भी मूवी देख चुका हूँ। ऑलरेडी सेकंड टाइम आऊँ मैं मूवी देखने के लिए। उसी तो पुष्पा तो हाईलाइट है। ले दो। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। खबर धर्मनगरी हरिद्वार से है, जहां आस्था और श्रद्धा का सैलाब उमड़ता है। सैकड़ों लोग मां गंगा की गोद में डुबकी लगाते हैं और अपने पापों का नाश करते हैं। लेकिन अब एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हरिद्वार में गंगा का पानी पीने योग्य नहीं है, सिर्फ आप उसमें स्नान कर सकते हैं। यानी अगर आप हरिद्वार में गंगा में स्नान करते वक्त पानी पी लेते हैं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। भले ही आप श्रद्धा पूर्वक ऐसा कर रहे हो, लेकिन अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रिपोर्ट में और क्या कुछ बताया गया है, देखिए। चंद्र सी ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता।
शरण पड़े तो तेरी सो नर तर जाता। भारतीय संस्कृति में नदियां आस्था का केंद्र मानी गई हैं। उन्हीं में से एक है मोक्षदायिनी, जीवनदायिनी, पतित पावनी गंगा, जिसे मां की संज्ञा दी गई है। वेद पुराणों और अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में मां गंगा की महिमा का वर्णन है। इसलिए गंगा को देव नदी भी कहा गया है। किसी भी कार्य की शुद्धि के लिए गंगा जल को अनिवार्य माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में एक बार भी मां गंगा में स्नान कर लेता है, उसके न केवल इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उसे अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, जिसके दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाती है, ऐसे सनातन धर्मी भावना करते हैं, स्नान करते हैं। ये एकमात्र गंगा जल ऐसा है जिस समय गंगा जल को हम लोग पान करने से जितनी भी हमारे शरीर की व्याधियां हैं वो दूर हो जाती हैं। कैंसर तक के रोग ठीक होने का दावा बड़े बड़े लोग इससे कर चुके हैं और ये सत्यता है कि इससे कैंसर जैसे रोग दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में गंगा को मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी कहा गया है, यानी मोक्ष और जीवन देने वाली माना गया है। लेकिन आज उसी मां गंगा का जल पीना हानिकारक हो सकता है। जिस धर्म नगरी हरिद्वार में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं, पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ गंगा जल का आचमन करते हैं, मां गंगा की गोद में डुबकी लगाकर खुद को धन्य महसूस करते हैं, वो ही गंगा जल आज भक्तों के लिए खतरा बन गया है। क्योंकि उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मासिक सर्वे में गंगा जल में फिकल कॉलीफॉर्म यानी अपशिष्ट की मात्रा ज्यादा पाई गई है। रिपोर्ट में गंगा जल को बी श्रेणी का बताया गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक बी श्रेणी के गंगा जल में स्नान तो किया जा सकता है, लेकिन उसका पानी पीने के लायक नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार हरिद्वार में गंगा का पानी काफी समय से बी श्रेणी में दर्ज हो रहा है। पानी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कुल मिलाकर 8 पॉइंट बनाए थे। इनमें बिंदु घाट, हर की पैड़ी, ऋषिकुल, बाला कुमारी मंदिर होते हुए आखिर में जो बॉर्डर है वहां तक अलग अलग पॉइंट पर पानी की गुणवत्ता की जांच की गई है। इसमें मुख्य रूप से 4 पैरामीटर्स हैं, जिस पैरामीटर के बेस पे इसका निर्धारण किया गया है। पीएच, डिसॉल्व ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और टोटल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। ये 4 पैरामीटर हैं। इस पैरामीटर के आधार पर क्लास बी में इस पानी को वर्गीकृत किया गया है। इसका ये तात्पर्य है कि पानी नहाने के लिए उपयुक्त है। गंगा जनपद हरिद्वार में गंगा की जल गुणवत्ता को मापने के लिए 8 स्टेशन उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने फिक्स किए गए हैं। प्रत्येक माह उन 8 स्टेशनों पर पानी की, जल की गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जाता है। अक्सर हरिद्वार जाकर हर की पैड़ी या दूसरे घाटों पर लोग डुबकी लगाते वक्त गंगा का पानी भी पी लेते हैं, लेकिन अब ऐसा करना आपकी सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। भले ही लोग ऐसा श्रद्धा पूर्वक कर रहे हों, लेकिन अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गंगा हमारी माता है, वो हमारा आस्था का एक केंद्र है। ठीक है, जो लोग कह रहे हैं पानी पीने के लिए नहीं है, गंगा का जो पानी है वो लैब टेस्ट में फेल हुआ है, पर जो हमारी जो मानसिक और शारीरिक है ना, उसमें वो कभी नहीं फेल हो सकता, और उससे ज्यादा पवित्र कुछ है भी नहीं। तो इन्होंने कहा होगा, मैं समझता हूँ सही कहा होगा, क्योंकि अब ये पानी जो है गंगा का ही नहीं रह गया है, ये तो बरसाती पानी भी है। टेहरी डैम बना है, उत्तरकाशी बना है, टेहरी डैम पर सब पानी इकट्ठा होता बरसात का, तो सब इकट्ठा होकर वो पानी आ रहा है। तो उस समय जो है पहले तो पानी अवरल धारा आती थी, अब नहीं, अब तो इसमें बरसाती पानी है। हरिद्वार तक तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि उसका आचमन आप कर सकते हैं। जैसे आप आजकल भी देखेंगे गंगा का पानी बिल्कुल साफ है, लेकिन जब हरिद्वार से आगे आप जाते हैं तो धीरे धीरे उसमें हमको देखने के लिए मिलता है कि उतनी शुद्ध नहीं है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हरिद्वार में गंगा का पानी अचानक से खराब हो गया?
इसका जवाब भी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हरिद्वार में गंगा के पानी के खराब होने की प्रमुख वजह एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। अक्टूबर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से गंगा में जाने वाला पानी सितंबर की तुलना में ज्यादा प्रदूषित था, जिससे गंगा का पानी और भी अधिक प्रदूषित हुआ है। पिछले 5-6 सालों से लगातार गंगा का पानी बी श्रेणी में बना हुआ है। गंगा नदी में गोमुख से लेकर हरिद्वार तक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा मंथली बेसिस पे और फोर्टनाइटली बेसिस पे हमारे जो अलग लोकेशन से हमारे स्टेशन से मॉनिटरिंग स्टेशन उसकी निरंतर अनुश्रवण किया जाता है और इसकी सालाना रिपोर्ट हम लोग नमामि गंगे जो डायरेक्टरेट है उनको भेजते हैं। टोटल कोलीफॉर्म की जो है संख्या बढ़ी हुई पाई गई थी। अजितपुर का एक लोकेशन है जहां एसटीपी के नीचे सैंपलिंग की गई थी और उसमें ही टोटल कोलीफॉर्म की मात्रा ज्यादा पाई गई थी। परंतु ये कहना कि पूरे हरिद्वार में पूरा गंगा प्रदूषित है, ये उचित नहीं है। ये हाल तब है जब गंगा की सफाई के लिए सरकार ने बड़ी योजना चलाई हुई है। केंद्र सरकार ने 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया था, जिसका मकसद गंगा नदी का संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण करके उसको स्वच्छ बनाना था। केंद्र सरकार ने 2014-15 में नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की थी, तो योजना के तहत मार्च 2021 तक 20,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया था। साल 2021 में परियोजना के बजट को बढ़ाकर 22,500 करोड़ कर दिया गया, यानी कुल मिलाकर तकरीबन 30,000 करोड़ से ज्यादा नमामि गंगे योजना पर खर्च हो चुके हैं। लेकिन नतीजा सबके सामने है। गंगा का पानी आचमन के योग्य नहीं रहा। ये खबर उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अभी एक ताजा रिपोर्ट जो उन्होंने गंगा के पानी को लेकर की है, और यही बड़ा सच भी है कि मात्र गंगा ही नहीं, देश की तमाम नदियों के यही हालात है। यह तो आंकड़े अक्सर आए हैं और ये सबको विदित है कि गंगा का पानी अब उतना शुद्ध और स्वच्छ नहीं रहा जितना कि वो पहले हुआ करता था। इसको बढ़ती आबादी और जो तमाम नाले और कीचड़ हम गंगा पे डाल रहे हैं, ये उसी का प्रताप है। जाहिर है गंगा पूरी तरह स्वच्छ आज भी नहीं हो सकी है। आज भी हरिद्वार में गंगा का पानी पीने योग्य नहीं है। गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक गंगा जल के नमूनों की जांच की और उसमें पाया कि हरिद्वार में 12 स्टेशन में से एक स्टेशन पर जो है वहां पर रसायन या फिर कहें कि बैक्टीरिया की तादाद ज्यादा थी, और उसकी वजह से कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर स्टेशन पर गंगा जल जो है वो पीने के लायक नहीं है, लेकिन हाँ उसमें स्नान कर सकते हैं। गंगा सिर्फ एक नदी मात्र नहीं है, बल्कि भारत की संस्कृति का बड़ा हिस्सा है। किसी भी चीज या कार्य की शुद्धता और पवित्रता को दर्शाने के लिए गंगा के नाम का सहारा लिया जाता है, गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये निराश कर देने वाली बात है कि हरिद्वार जैसी धर्मनगरी में ही गंगा अपने मूल स्वरूप में नहीं है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल और देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। झारखंड में हेमंत सोरेन कैबिनेट का विस्तार हुआ। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन ने अपने कैबिनेट का विस्तार किया। आज 11 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। झारखंड में हेमंत सोरेन की अगुवाई में गठबंधन की सरकार बनी है। ऐसे में इस कैबिनेट विस्तार में सहयोगियों की भी भागीदारी दिखी। झामुमो से 6 तो आरजेडी से 4 विधायक मंत्री बने। वहीं कांग्रेस से 1 विधायक राधाकृष्ण किशोर भी मंत्री बने। सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने प्रतिबंधों में रियायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में लागू ग्रैप 4 हटाकर ग्रैप 2 तक लाने के निर्देश दिए। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि AQI 350 से ऊपर जाने पर तुरंत ग्रैप 3 और AQI 400 के पार जाने पर तुरंत ग्रैप 4 लागू करना होगा। बुधवार को हमले में बाल बचे सुखबीर सिंह बादल ने तीसरे दिन भी धार्मिक सजा का पालन किया। उन्होंने तख्त केशगढ़ साहिब के बाहर सेवादार के रूप में सेवा दी और सामुदायिक रसोई घर में बर्तन भी धोए। हालांकि इस दौरान उनका सुरक्षा घेरा और कड़ा कर दिया गया और गुरुद्वारे में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई।
गुरुद्वारे के मुख्य प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी और मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। संभल हिंसा मामले में घटनास्थल से कुछ दूरी पर पुलिस और खुफिया विभाग को 4 गोलियों के खोखे बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक बरामद किए गए 4 खोखे में से एक खोखा यूएसए मेड है। 2 दिन पहले इसी जगह से कुछ दूरी पर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बनी हुई गोली का खोखा और यूएसए मेड खोखा बरामद हुआ था। वहीं इस मामले में पुलिस उपद्रवियों पर सख्त एक्शन लेने की बात कह रही है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के मुताबिक संभल हिंसा के 400 से ज्यादा उपद्रवियों को चिन्हित कर लिया गया है। इनसे संभल हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। यूपी में लाउडस्पीकर के शोर को कम करने के लिए पुलिस अभियान चला रही है। लखनऊ में डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी ने शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर धार्मिक स्थलों पर इसका निरीक्षण किया। वहीं बांदा में भी पुलिस इस अभियान में चौकस दिखी। सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जितेंद्र सिंह शंटी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में पार्टी का दामन थामा। जितेंद्र सिंह शंटी एसबीएस यानी शहीद भगत सिंह सेवादल फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन अब सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। उन्हें सीजेआई संजीव खन्ना ने शपथ दिलाई। जस्टिस मनमोहन 2008 से दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे। 29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी थी और 3 दिसंबर को राष्ट्रपति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी थी। जस्टिस मनमोहन की नियुक्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 हो गई है। इसरो ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। ये मिशन सूरज के कोरोना और उसकी वजह से बदलने वाले अंतरिक्ष के मौसम की स्टडी करेगा। इसे आज शाम 4:04 पर लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 1 से PSLV एक्सेल रॉकेट से की गई। और खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। आज देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। देवेंद्र फडणवीस के बाद एकनाथ शिंदे और फिर अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। समारोह मुंबई के आजाद मैदान में आयोजित हुआ, जिसमें सितारों का जमघट लगा। शाहरुख से लेकर सलमान खान, संजय दत्त, रणबीर कपूर और रणवीर सिंह जैसे सितारों ने शिरकत की। सचिन तेंदुलकर और अंबानी परिवार भी पहुंचा। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एनडीए में शामिल दलों के भी सीएम मौजूद रहे। कुल मिलाकर आजाद मैदान में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। महाराष्ट्र में फिर से, महाराष्ट्र में फिर से भगवा लहराएंगे। महाराष्ट्र में फिर से भगवा लहराएंगे। महाराष्ट्र में फिर से देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे, मी अजित आशाताई अनंतराव पवार। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की राजनीति में इतिहास रच दिया। मुंबई के आजाद मैदान में देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। मुंबई के आजाद मैदान में इस मौके पर हजारों लोगों का हुजूम उमड़ा। मराठी पगड़ी में लोग उत्साह में डूबे थे। ऐसा लगा जैसे ये शपथ समारोह किसी महा उत्सव में तब्दील हो गया हो। नजारा कुछ ऐसा कि हर तरफ उत्साह, उमंग और जोश था। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की आज बहुत ही सुंदर ऐसा दिन है। आज देवेंद्र जी 6ठी बार एमएलए बन चुके हैं और तीसरी बार मुख्यमंत्री पद उनको मिल रहा है, उसका आनंद है। पर आनंद से ज्यादा एक जिम्मेदारी का मन में एक अनुभूति है और बहुत से काम है जो महाराष्ट्र के लिए करने हैं उनको, और हम सभी को उनका साथ देना है, तो उसकी ज्यादा एक जिम्मेदारी की का जो एक एहसास है वो मन में ज्यादा है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में मेहमानों के आने से पहले संगीत और सुरों की महफिल भी सजी। अतुल अंजान ने स्टेज पर शानदार प्रस्तुति दी और पूरा माहौल उत्साह से लबरेज हो उठा। भगवा लहराएंगे, महाराष्ट्र में फिर से भगवा लहराएंगे।
फडणवीस के शपथ समारोह में फिल्म, खेल और कारोबार जगत की कई हस्तियों का जमघट भी लगा। शाहरुख से लेकर सलमान खान और संजय दत्त से लेकर रणबीर कपूर जैसे सितारों ने समारोह की शोभा बढ़ाई। शपथ समारोह में शामिल होने के लिए सनी देओल, अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह और कैलाश खेर जैसे सितारे भी पहुंचे। एक नजर में तो ऐसा लगा जैसे ये कोई शपथ ग्रहण समारोह नहीं बल्कि बॉलीवुड की कोई अवार्ड सेरेमनी है, जिसमें फिल्मी सितारों का मजमा तो जुटा ही, साथ में खेल और कारोबार जगत की बड़ी हस्तियां भी आई। अंबानी परिवार के साथ ही आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला भी पहुंचे थे। इसके अलावा पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी अपनी पत्नी अंजलि के साथ दिखाई दिए। एक तरफ आजाद मैदान में इतिहास रचा जा रहा था, सितारों की महफिल सजी थी, तो दूसरी ओर राजनीति के दिग्गजों का भी मेला लगा था। जैसे किसी बड़ी चुनावी रैली में नेताओं की मौजूदगी रहती है, ठीक उसी तरह फडणवीस शपथ समारोह में नेताओं की मौजूदगी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब समारोह में पहुंचे तो पूरा आजाद मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद थे। तमाम केंद्रीय मंत्री थे। उनके साथ बीजेपी के सहयोगी दलों के क्षत्रप भी इस समारोह का हिस्सा बने। सीएम योगी आदित्यनाथ, चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शपथ समारोह में भाग लेने पहुंचे। ये तस्वीरें शपथ ग्रहण से ज्यादा बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन की हैं। तालियों की गूंज के दरमियान फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उनके साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और एनसीपी नेता अजित पवार ने भी डिप्टी सीएम की शपथ ली। मैं अजित आशाताई अनंतराव पवार। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। पहली बार वो 31 अक्टूबर 2014 से 21 नवंबर 2019 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। नवंबर 2019 में फिर वो 2 दिन के सीएम रहे। दिसंबर 2019 से जून 2022 तक महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। 30 जून 2022 को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने। फडणवीस लगातार 6 बार के विधायक हैं। छात्र जीवन में एबीवीपी और आरएसएस के सदस्य भी रहे और 1992 में नागपुर नगर निगम के पार्षद बने। हालांकि फडणवीस की शपथ से पहले सियासी ड्रामा भी देखने को मिला। तमाम कयास और अटकलें लगती रही, कई संभावनाओं की चर्चा हुई। यहाँ तक कि शपथ ग्रहण से ठीक पहले एकनाथ शिंदे को लेकर सस्पेंस की स्थिति बनी रही। नाराजगी की तमाम अफवाहों के बीच अंतिम वक्त तक इस बात पर पर्दा बना रहा कि क्या एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे या शपथ ग्रहण से पहले कोई ऐलान कर सबको चौंका देंगे। लेकिन अंत में जब एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने आजाद मैदान पहुंचे तो तमाम अफवाहें, तमाम चर्चाओं पर विराम लग गया और महाराष्ट्र में महायुति की नई सरकार में एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बने। मैं एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की। जब देवेंद्र फडणवीस की सीएम पद कुर्सी गई थी तब विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि मेरा पानी उतरता देख लहरों पे घर मत बना लेना, मैं समंदर हूँ, लौट के आऊंगा। और मुंबई के आजाद मैदान में आज इस बात को उन्होंने सच कर दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज वक्त पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। गुरुवार को शेयर बाजार में भारी बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 810 अंकों छलकर 81,766 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 241 अंकों पर 24,708 पर पहुंच गया। बैंक, आईटी, ऑटो और मेटल समेत सभी सेक्टरों के शेयरों में मजबूती रही। लगातार 3 दिनों से गिर रहा सोने का भाव गुरुवार को संभल गया। दिल्ली में सोना 300 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही अब 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 79,150 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतों में तेजी जारी है। चांदी की कीमत 1300 रुपए उछली। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 93,800 रुपए पर पहुंच गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। रुपया 3 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 84 रुपए 72 पैसे हो गई। हीरो विडा ने भारतीय बाजार में नया V2 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया। इसकी शुरुआती कीमत करीब 96,000 रुपए रखी गई है। कंपनी ने इसे 3 वेरिएंट्स में पेश किया है। हीरो ने विडा V1 के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में एंट्री की थी और ये नया स्कूटर इसी रेंज का आधुनिक वर्जन है।
न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी आईआईटी से पढ़ाई करने वाले छात्रों की, जिनके लिए देश में ही जॉब के बड़े अवसर बन रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आईआईटीज में टॉप प्रतिभाशाली छात्रों को कुछ कंपनियां भारत में ही सैलरी पैकेज ऑफर कर रही है और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। ये बदलाव ऐसे समय में हो रहा है जब देश के आईटी सेक्टर में प्रवेश करने वाले फ्रेश इंजीनियर्स को 2.5 से 4.5 लाख का पैकेज मिलता है। आईआईटीएंस को एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग फर्म, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म और डेटा सिक्योरिटी कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय वेतन के बराबर पैकेज की पेशकश कर रही है। इन कंपनियों में क्वांटबॉक्स रिसर्च, ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल, रूब्रिक, एपीटी पोर्टफोलियो, डेटाब्रिक्स, एबुलिएंट सिक्योरिटीज, क्वाडाई, पेस स्टॉक ब्रोकिंग, स्क्वायर पॉइंट कैपिटल और एटलस रिसर्च जैसे बड़े नाम शामिल है। ये पैकेज देश से बाहर काम करने के लिए 65 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 65 लाख रुपए तक पहुंच जाते हैं। ये ट्रेंड कोविड महामारी के दौरान शुरू हुआ, जब दुनिया में यात्रा करने पर पाबंदी लगने से कंपनियों को रिमोट वर्क कल्चर के लिए मजबूर होना पड़ा। मल्टीनेशनल कंपनियों ने भारत में सर्वश्रेष्ठ लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए उन्हें टॉप डॉलर में ही पेमेंट किया। इसके बाद महामारी खत्म होने पर भी ये ट्रेंड बना हुआ है और अब भारत में ही बड़े पैकेज वाली जॉब लोगों को मिल रही है। ऐसी और भी कंपनियां हैं जो कि भारत में बने पदों पर नए आईआईटीएंस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से सैलरी पैकेज की पेशकश कर रही है। आईआईटी से पढ़े इन छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और रीलोकेशन के अवसरों के अलावा ग्लोबल टीमों के साथ काम करने का मौका मिलता है। प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म क्वांटबॉक्स का लक्ष्य इस साल देश के टॉप आईआईटी में फाइनल प्लेसमेंट के जरिए 10 से 15 छात्रों को नियुक्त करना है। कंपनी के मुताबिक ये सभी पोस्ट घरेलू हैं, भारत में हैं, लेकिन ग्लोबल एक्सपोजर के अवसर देती है। क्वांटबॉक्स ने ट्रेडिंग एनालिस्ट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर जैसे पदों के लिए 50 लाख से लेकर 1 करोड़ 20 लाख तक के पैकेज ऑफर किए। जाहिर है आईआईटी में पढ़ने वाले छात्रों के लिए ये एक अच्छी खबर है। इस मुद्दे पर हमने कोचिंग सिटी कोटा में कुछ छात्रों से बात की और उनकी राय जानी। मेरा ये मानना है कि आजकल की कंपनियां जो स्टार्टअप्स वगैरह आ रही हैं, बहुत अच्छी स्टार्टअप्स आ रही हैं इंडिया में आजकल। शार्क टैंक वगैरह भी चल रहे हैं, ऐसे पता चल रहा है अपन को भी टीवी देखने की वजह से कि नए नए कंपनीज आ रहे हैं। जॉब की फैसिलिटीज इंडिया में बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। पहले क्या था, अपने इंडिया में उतने जॉब्स वगैरह नहीं थे, लोग इतने मतलब फैमिलियर नहीं थे सबके मामले में। और आजकल जैसे जैसे देख रहे हैं अपना स्टडी के मामले में सब लोग बढ़ते जा रहे हैं और कंपनियाँ वगैरह नई नई कंपनियाँ आ रही हैं। जैसे अपन ऑटोमोबाइल में देख लेते हैं, महिंद्रा, टाटा आगे आगे दिन ग्रो करते जा रहे हैं, तो उन्हें भी लोगों की बहुत ज़रूरत है, अपने इंजीनियर्स की वगैरह। आखिर अपन बाहर देश न जाके अपने इंडिया में आखिर काम करेंगे तो उससे अपन की इंडिया की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बढ़ेगी और अपन का नाम भी होगा। पहले क्या है कि पहले इंडिया इतना डेवलप नहीं था, आज़ादी के बाद ज़्यादा डेवलप हुआ नहीं था, तो लोग ज़्यादा प्रेफर करते थे अमेरिका वगैरह या यूरोप के देशों में जाना पसंद, क्योंकि वहाँ पे प्लेसमेंट्स अच्छा था, एक्सपोजर अच्छा मिलता था, आगे प्रोग्रेस करने में लोगों को आसानी होती थी। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, इंडिया में भी जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रही है। अब जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट होगा तो सर यहीं पे रुकना लोग पसंद करेंगे, क्योंकि अब माँ बाप भी यहीं पे रह रहे हैं तो सब यहीं पे रहना पसंद करेंगे और प्लेसमेंट और सिक्योरिटीज़ भी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। सर बाहर जाना तो सिर्फ मेनली एक्सपोजर ही होता है, लेकिन अब वो धीरे धीरे इंडिया का भी डेवलपमेंट होगा। तो अगर आप यहीं रुकेंगे तो इंडिया की भी ग्रोथ साथ ही होगी और आपकी भी साथ ही ग्रोथ होगी, तो वो दो देश के लिए और आपके लिए दोनों के लिए बेनिफिशियल है। सर पहले क्या था कि ना, मतलब अपना इंडिया से इतना ग्रो अप नहीं कर रखा था और पहले बच्चे बाहर जाते थे क्योंकि बाहर अपन को पैसा ज़्यादा मिलता था और सबको आजकल सब लोग पैसे के पीछे भागते हैं, तो बाहर से पैसे मिलता था, उनको अच्छी एजुकेशन मिल रही थी, सब कुछ मतलब अच्छा मिल रहा था, इसलिए वो सारे बच्चे बाहर जाते थे। अब क्या सब कुछ अपनी इंडिया में आ चुका है, अच्छा पैसा अपन को यहाँ पे मिल रहा है, अच्छी जॉब हमको यहाँ पे मिल रही है, अच्छी फैसिलिटी हमको यहाँ पे मिलने की मतलब कि मिलना शुरू हो गई है, अच्छे पैकेज आपको यहाँ पे मिल सकती हैं, इसलिए जो अपन को सब कुछ अच्छा अपनी कंट्री में मिलता है तो हम लोग बाहर क्यों जाएंगे। जैसे कि पहले मतलब बच्चे जाते थे इंजीनियरिंग करने के बाद आउट ऑफ कंट्री, जैसे यूएस वगैरह, ताकि वहाँ पे पैकेज अच्छा मिलता है और इन्वायरमेंट भी अच्छी मिलती है और थोड़ा सा वहाँ का मतलब पैकेज भी अच्छा है, पैसे भी अच्छे मिलते हैं और सिक्योरिटी भी मिलती है इंजीनियर्स को, जो कि इंडिया में ऐसा नहीं मिलता था पहले। अभी जो है कुछ सालों से बदल गया है, ऐसे इंडिया में भी सिक्योरिटी मिल रही है, अच्छे पैसे मिल रहे हैं, कई सारी कंपनियां हैं ONGC वगैरह लेके, जिसमें अच्छी कंपनियां मतलब पैसा देती हैं अच्छी। आरबीआई ने यूपीआई लाइट की ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाई है। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गली।
आरबीआई ने यूपीआई को लेकर एक बड़ा बदलाव किया। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई लाइट की ट्रांजैक्शन लिमिट 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी है और यूपीआई लाइट वॉलेट की सीमा 5000 रुपए कर दी है। यानी अब यूजर्स 1000 रुपए करके 5 बार में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बता दें कि यूपीआई लाइट वॉलेट में यूजर्स बिना इंटरनेट के छोटे छोटे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और इसे आसानी से कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी ब्रांड OnePlus ने भारत में 2000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया। दरअसल कंपनी यहां अपना प्रोजेक्ट स्टारलाइट शुरू करने जा रही है। इसके तहत कंपनी 3 सालों में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिसमें कंपनी का फोकस ड्यूरेबल डिवाइस बनाना, कस्टमर सर्विस को बेहतर करना और भारत के लिहाज से फीचर्स डेवलप करने पर होगा। टेक कंपनी वीवो 12 दिसंबर को X200 स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च करेगी। इस सीरीज में कंपनी 2 स्मार्टफोन X200 और X200 Pro पेश करेगी। सीरीज के प्रो वर्जन में 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा मिलेगा। दावा है कि ये भारत का पहला 200 मेगापिक्सल वाला ZEISS APO टेलीफोटो कैमरा होगा। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश और दुनिया की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। तो आज प्रगति मार्ग में बात उस नए इंसानी रोबोट की करेंगे जो आपके साथ आपके घर में एक साथी की तरह रहेगा। यानी ये घर के काम मसलन सफाई, खाना बनाने और दूसरे घरेलू कामों में भी आपकी मदद करेगा। इस नए ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम नियो है, जिसको नॉर्वे की 1X कंपनी ने तैयार किया है। कंपनी ने बताया कि इसकी कीमत एक सस्ती कार से भी कम होगी, मगर फिलहाल ट्रायल के तौर पर चुनिंदा घरों में इसकी तैनाती की जाएगी। जो काम हम इंसानों को बोरिंग लगता है, उसे ये ह्यूमनॉइड रोबोट नियो बड़ी ही आसानी से अंजाम दे सकता है। घर की साफ सफाई करने में तो जैसे इसे महारत हासिल है। अगर व्यस्तता की वजह से आपके पास घर में लगे पौधों की देखभाल का वक्त नहीं है तो कोई बात नहीं, ये AI तकनीक से लैस ह्यूमनॉइड रोबोट नियो आपकी मदद करेगा। इतना ही नहीं, ये आपके घर में बिखरी हुई चीजों को सही जगह लगाने में जरा भी नहीं झिझकेगा। आपका एक इशारा मिलते ही ये आपकी कार की डिग्गी से सामान निकालकर सुरक्षित आप तक पहुंचा देगा। इतना ही नहीं, अगर आप दफ्तर से आने के बाद थकान महसूस कर रहे हैं तो आपके लिए आपकी पसंदीदा कॉफी रेडी कर देगा। This is the newest version of our humanoid Neo, who is going to be piloted in homes. We're starting to roll that out now, and this is going to be, in the long term, this will be doing your laundry, cleaning your house, tidying, and generally giving you back a lot of time in life. नियो इतना समझदार है कि आप उससे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। ये पढ़ाई ही नहीं, खेल के मैदान में भी आपका साथ देगा। आप घर में अकेले हैं और बोर हो रहे हैं तो नियो आपको कंपनी देगा। आप उससे घंटों बात कर सकते हैं और यकीन मानिए वो आपको बोर नहीं होने देगा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि घर के कामों को करता है और इंसानों की तरह लोगों के घरों में रहेगा। इस रोबोट को नॉर्वे की कंपनी ने तैयार किया है। कंपनी की तरफ से बताया गया है कि इसकी कीमत सस्ती कार से भी कम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।